once again at our YouTube channel, and today we are going to finish the topic dimensional analysis starting from the third application of dimension. हम लोग यहाँ पर तीसरा जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, यानी कि टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, किसी भी भौतिक राशि को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो कन्वर्ट करने का यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन है, इसको सीखते हुए आज हम लोग ये टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम लोग डिफरेंट सिस्टम में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो आप लोग पढ़े हैं एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो हम लोग भी फोर्स को एमके सिस्टम में उसके यूनिट को न्यूटन करते हैं, ऐसे ही हम लोग सीजीएस सिस्टम में फोर्स के यूनिट को डाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी भी सिस्टम में कोई भी भौतिक राशि हो वो दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, और जो सेकंड होता है वो उसका यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम फोर्स को ले लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट्स सपोज द फोर्स इज अप्लाइड 12 न्यूटन। मान लेते हैं जो फोर्स अप्लाइड है वो 12 न्यूटन है, तो यहाँ पे जो 12 है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड टर्म है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर के बनी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द सिस्टम्स। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर हम लोग ज्यादा बड़ी यूनिट्स लेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो घटता चला जाएगा। हम कह सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन एनी सिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम है, हम पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड n1 है और उसका जो यूनिट है वो u1 मान लें। तो हम लोग पहले सिस्टम के लिए लिख सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इन समीकरण से यानी कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यूनिट के लिए। तो देखते हैं हम यूनिट कैसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो, अगर हम किसी भी भौतिक राशि का यूनिट लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए जैसे हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर हम यूनिट लिखें तो यहाँ पर m, l और t की कुछ पावर के रूप में एक्सप्रेस होगा। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी हैव द डायमेंशन a ऑफ m यानी कि मास, b of length and c of time, then the dimension formula or unit of physical quantity is given as u1 is equal to m1 power a, l1 power b and t1 power c। यहाँ पे एक बात गौर करेंगे आप लोग, मान लेते हैं कि जो भौतिक राशि हमारी है वो m1 के a पावर पर, l1 के b पावर पर और t1 की c पावर पर डिपेंड करती है। तो हम उसका जो यूनिट है वो कैसे लिखेंगे, u1 is equal to m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c, जहां पे m1, l1, t1 जो है वो पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो यूनिट हम u2 लिखेंगे कितना कि m2 पावर a, l2 पावर b और यहाँ पर t2 पावर c। तो एक बात आप गौर करेंगे कि डायमेंशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हम एक्सीलरेशन को ले ले तो यंगियर सिस्टम में इसका यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो पावर्स हैं वो तो वही है, लेंथ का और टाइम का जो पावर है वो वही है, बस चेंज क्या हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड को m2, l2 और t2 कर दिया गया, लेकिन पावर्स आपका a, b, c वही है, डायमेंशंस वही हैं। अब इन दोनों की वैल्यू यानी कि u1 और u2 की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा n1 और u1 की जगह हम लिखेंगे m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं n2 और यहाँ पर m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे n2 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं हम लोग कि n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके अपन लाएंगे, ये आएगा कितना n1 और लिख सकते हैं m1 पावर a, l1 पावर b
T1 पावर C अपॉन M2 पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C। इसको हम लोग करते हैं एक साथ, यहाँ पर M1 की पावर भी ये है, M2 की पावर भी ये है, तो दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 और यहाँ पर M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B एंड T1 अपान T2 पावर C। This is the formula with the help of which we convert any physical quantity from one system to another system। यहाँ पे आप कुछ बातें हैं गौर कर लेंगे। N2 जो है वो सेकेंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड है, N1 जो है वो पहले सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, M1 L1 T1 पहले सिस्टम में मास लेंथ और टाइम है, जबकि M2 L2 T2 जो है वो दूसरे सिस्टम में मास लेंथ और टाइम है। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमको पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। आप जरा से यहाँ पे गौर करेंगे कि जो यंगकेस्ट सिस्टम होता है, यंगकेस्ट सिस्टम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे एग्जांपल कर सकते हैं आप कि एग्जांपल आपको दिया गया। एग्जांपल फर्स्ट आपका जो था वो ये कि हमको क्या करना है कि 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है उसको हम लोग डाइन करते हैं, तो 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग डाइन में। यहाँ पर अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन्स होगा, याद कर सकते हैं कि हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या गया है। ये पहला सिस्टम हमारा एमकेएस है, दूसरा सिस्टम हमारा सीजीएस है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे 1 जो है मैग्नीट्यूड दिया गया है पहले सिस्टम में, तो N1 इज इक्वल टू 1 आपको दिया गया। N2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। N2 की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पहला सिस्टम एमकेएस है, तो M1 किसमें होगा, एमकेएस सिस्टम में जो वेट होता है, मास होता है, उसको हम लोग केजी में, लेंथ जो होता है उसको मीटर में, और जो टाइम होता है उसको सेकंड में लेते हैं। अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो दूसरा सिस्टम हमारा है सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम यानी कि M2 किसमें लिया जाएगा, ग्राम में, और जो आपका लेंथ है वो मीटर में, और यहाँ पर टाइम को हम लोग लेंगे ये सेकंड में होगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे M1 L1 T1 ये पहले सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम था जो कि केजी, मीटर और सेकंड है। M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में है जिसमें हमको कन्वर्ट करना है ग्राम, और यहाँ पर L2 हम लोग सेंटीमीटर लेंगे, और यहाँ पर T2 जो है वो सेकंड में लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए आप लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B और T1 अपान T2 के पावर C। तो गौर करेंगे यहाँ पर हमको M1 M2 L1 L2 T1 T2 N1 इन सब की वैल्यूज पता है, लेकिन जो वैल्यूज नहीं पता है वो है A, B और C। तो सबसे पहले हम A, B, C की वैल्यू फाइंड करेंगे। A, B, C की वैल्यू कैसे मिलेगी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन, तो न्यूटन किसका यूनिट है आपका, फोर्स का। तो हम फोर्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं एमपीएस टू सीजीएस। तो सबसे पहले हमको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए फोर्स का। हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हम लोग जानते हैं mLT और -2, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। यहाँ पे जो m की पावर होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा, l की पावर जो होगा वो b को, और t की पावर जो होगा वो c को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू मिलेगी -2। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ n2 दैट इज 1, m1 की जगह हम लोग kg और m2 की जगह ग्राम, पावर a की जगह 1 लिखेंगे, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर और यहाँ पावर 1, T1 सेकेंड एंड T2 इज आल्सो सेकेंड, पावर -2। चलिए सॉल्व करते हैं। N2 इज इक्वल टू 1, kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg है 1000 ग्राम दैट इज 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर दैट इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1, एंड सेकंड इज कैंसिल आउट बाय द सेकंड दैट इज 1। अब लोग देख रहे हैं सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, और 1 की पावर आप चाहे जो क्वांटिटी करिए हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। तो ग्राम से ग्राम यहाँ पे कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, एंड n2 हैव 10 to the power 3 into 10 power 2 that is n2 is equal to 10 to the power 5। So 1 न्यूटन है 10 to the power 5 टाइम, यानी हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होगा वो कितना बराबर होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में।
लेट अस एक्सप्लेन another example with the another example. हम लोग दूसरे एग्जांपल से इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया कि हमको वर्क डन को कन्वर्ट करना है किससे, एमकेएस से सीजीएस में। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क, मान लेते हैं हमारे पास जो वर्क है वो कितना है, 1 जूल है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कि अर्ग में। यहाँ पे ध्यान देंगे एमकेएस सिस्टम में वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जबकि सीजीएस सिस्टम में वर्क यूनिट को हम लोग अर्ग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो हम 1 जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखेंगे N1 की वैल्यू आपको दी गई कितना 1, N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए यहाँ पे पहला सिस्टम है एमकेएस। तो एमकेएस है यानी कि जो मास होगा वो केजी में, लेंथ जो होगा वो मीटर में, टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। दूसरा सिस्टम हमारा सीजीएस है। तो इसमें मास जो होगा वो ग्राम में, लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में, और जो आपका टाइम होगा वो सेकंड में होगा। यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। जूल किसका यूनिट है, वर्क का, तो हम वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन। अगर हम वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला देखें तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ml²t⁻²। तो डायमेंशन फार्मूला हमको पता हो गया ml²t⁻²। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो m की पावर हमको मिल जाएगा a = 1, l की पावर b = 2, और यहाँ पर c की वैल्यू मिलेगी -2। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द फार्मूला हमारे पास पहले से है n2 = n1 m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b एंड d1/d2 पावर c। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। n2 = n1 की वैल्यू 1 है, m1 kg, n2 ग्राम, पावर a है तो 1 लिखेंगे, l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, पावर b है तो हम लोग यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और t1 सेकेंड अपान t2 भी सेकेंड में है, और पावर कितना है -2। n2 = 1 को हम लोग लिखेंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। केजी यहाँ पर देखेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ ग्राम अपान ग्राम, और पावर कितना 1। मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻² सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, और पावर 2। सेकंड कैंसिल होगा, उसके पावर -2 करेंगे तो 1 की रिजल्ट आना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। n2 = 10⁻³ इंटू 10⁻² का स्क्वायर है, हम लोग इसको लिखेंगे 10⁻⁴। तो n2 की वैल्यू निकल करके आएगी 10⁻⁷। तो हमको n2 आया 10⁻⁷, तो हम लिख सकते हैं कितना कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द 10⁻⁷ अर्ग। दैट इज एमके, हम वर्क को किसमें, एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए। अब इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर एग्जांपल्स या और भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए गए हैं जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे जाके घर पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है कि 1000 kg/m³। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम में। इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जो सेकंड आपको दिया जा रहा है वो लैटेंट हीट ले लेते हैं, लैटेंट हीट ऑफ आइस। हम लोग यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ आइस का लैटेंट हीट ले, तो आइस का लैटेंट हीट कितना आपको पड़ता है 80 कैलोरी/ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है आपको सीजीएस सिस्टम में। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हैव द वैल्यू g = 980 cm/s²। इसको आपको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो दीस आर द क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला। क्या इसके लिमिटेशंस हैं, कमियां क्या रह गई इसमें, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिटेशंस हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या त्रुटियां या कमियां रह गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे कमी निकल करके आती है वो कि इफ द डायमेंशन फार्मूला इज गिवन, अगर मान लेते हैं हमको डायमेंशन फार्मूला दिया गया है, लेट अस सपोज हम लोग को डायमेंशन फार्मूला कोई दे दिया गया ml² t⁻²।
तो डायमेंशन फार्मूला से हम ये नहीं पता कर सकते कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज अ डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट्स मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी। एक ही डायमेंशन फार्मूला एक से ज्यादा राशियों को भी प्रदर्शित कर सकता है, तो हम ये करेक्टली नहीं बता सकते कि ये किस राशि का डायमेंशन फार्मूला है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये फार्मूला दिया गया तो ये वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है, हीट को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी का मतलब है कि आप किसी भी टाइप की एनर्जी ले लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के लिए इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये नहीं बता सकते कि किसका डायमेंशनल फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है ऑन डिराइविंग इक्वेशन। जब हम लोग देख रहे थे कि किसी भी भौतिक समीकरण के लिए सूत्र हम लोग नियमन कर रहे थे, सूत्र डिराइव कर रहे थे, तो वहां पर आपको कोई कांस्टेंट आता था के, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट के आता है इसकी वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से नहीं निकाल सकते, यानी कि इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली या अदर मेथड से हम लोग ऑपरेट करते हैं तो के की वैल्यू आपको डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिल सकता। यहाँ पे इसका दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा जो इसका लिमिटेशन है कि ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ एनी फार्मूला if the physical quantity या given physical quantity depends more than 3 physical quantities। आप लोग देखते थे जैसे किसी फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे, जैसे हम लोग एग्जांपल में क्या लिए थे, P is equal to rho GH। rho GH हम लोग इस फार्मूले को डिराइव कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे जो प्रेशर है वो डेंसिटी, ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन और यहाँ पर डेप्थ यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो अगर ये 3 से अधिक क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, लेट्स सपोज ये 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, तो उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से उस फार्मूले को डिराइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास ज्यादा इक्वेशंस होने चाहिए और हम लोग इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला लिमिटेशन है, चौथा लिमिटेशन यहाँ देखने जा रहे हैं, तो चौथा लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी फार्मूला कंटेन्स मोर देन 2 terms, let's suppose 3 or more than 3 terms, then it cannot be derived with the help of dimensional analysis। अगर किसी भी फार्मूले में 2 या 2 तक अगर टर्म है तब तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे P is equal to rho GH, तो इसमें एक टर्म ये लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा टर्म है राइट हैंड साइड, केवल 2 टर्म है तभी हम उसको डिराइव कर सकते हैं। अगर ये 2 से ज्यादा टर्म हुई तो आप डिराइव इसको नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लें हम इक्वेशन ऑफ मोशन V is equal to u plus at इसको डिराइव करना चाहें, तो यहाँ पर देखिए ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ। इट कंटेन्स more than 2 terms, so it cannot be derived with the help of dimensional analysis। इसको हम dimensional analysis से derive तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके करेक्टनेस की जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे जो पांचवा एप्लीकेशन से यहाँ पे देखेंगे, if any formula contains ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी भी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके के अगर आ रहे हैं रेशियो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, या फिर एक्सपोनेंशियल रेशियो है। एक्सपोनेंशियल रेशियो का हम मतलब है e के पावर x। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ रहे हैं जैसे कि sin थीटा, cos थीटा एटसेट्रा, या फिर एक्सपोनेंशियल रेशियो आ रहा है e के पावर x, या फिर लॉगरिथम आ रहा है यहाँ पे यानी कि log x, इस तरह की वैल्यू आ रही है किसी फार्मूले में, तो उन फार्मूलों को आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं डिराइव कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है यहाँ पे 6 कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 6th लिमिटेशन ये है कि अगर किसी फार्मूले में सेम डायमेंशन, मान लीजिए किसी भी भौतिक सूत्र का हम नियमन कर रहे हैं, किसी भी हम लोग फार्मूले का नियमन कर रहे हैं, तो उसमें कोई 2 क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन फार्मूले सेम हैं, तो भी हम डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। इफ एनी फार्मूला कंटेन्स 2 क्वांटिटी विद द सेम डायमेंशन फार्मूला, देन द फार्मूला फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड, उसको हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका और लास्ट जो एप्लीकेशन है कि अगर किसी फार्मूले में कोई कांस्टेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 एटसेट्रा, तो उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि मान लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी के लिए कहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है जैसे कोई नंबर्स आ रहे हैं हाफ, 3/2, 5/2, 1 2 3 4, तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग यहाँ पर उनका डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखा जाता। आप हमेशा याद रखेंगे डायमेंशन फार्मूला जो होता है ये क्वांटिटीज पर यानी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स।